मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर के यूनिट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, पितृसत्ता। पितृसत्ता के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जब कभी भी हम महिला पुरुष समानता या महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करते हैं तो उनमें कुछ ऐसे शब्दों या अवधारणाओं का जिक्र होता है जिसको समझे बिना हम इन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं। इन्हीं में से एक है पितृसत्ता। इसका जिक्र हम किसी भी महिला विषयक मुद्दों से आसानी से मिल सकता है, पर वास्तव में यह है क्या? महिला आंदोलन और दुनिया भर में उपजे नारीवादी विमर्श का एक अहम पहलू विश्लेषण के लिए ऐसे उपकरणों और सिद्धांतों की खोज कर रहा है जिसके जरिए सामान्य तौर पर जेंडर विभेदीकरण को और खासकर महिलाओं के अधीनीकरण को समझा जा सके। नारीवादी विमर्श का करीब पहला काम यही था कि महिलाओं को अधीन करने वाली जटिल संरचना को पहचाना जाए और उसे एक उचित नाम दिया जाए। इस तरह 20वीं सदी के 8वें दशक के बीच से नारीवादी विशेषज्ञों ने पितृसत्ता शब्द का इस्तेमाल किया और उसे परिभाषित करना शुरू किया। अब हम लोग इसके अर्थ की तरफ जाते हैं। जो पितृसत्ता शब्द है वो पैट्रियार्की नामक शब्द से मिलकर बना है, जो कि इसका हिंदी अनुवाद है पैट्रियार्की का। और पैट्रियार्की जो है दो यूनानी शब्द से मिलकर बना है, पैटर और आर्की। पैटर के साथ इसमें एक और शब्द भी जुड़ा हुआ है जो है पैट्रिस। पैटर का अर्थ होता है पिता और आर्की का अर्थ होता है सत्ता या शासन। अर्थात हम कह सकते हैं कि पैट्रियार्की जो है पिता का शासन या पिता की सत्ता से संबंधित है। पितृसत्ता की खास बात इसकी विचारधारा से है, जिसके तहत यह विचार प्रभावी रहता है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है और महिला पर पुरुष का नियंत्रण है या होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसके परिभाषा की तरफ चलते हैं। पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता तो गर्डर लेनर के अनुसार से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति, संस्थागतकरण और सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। वह यह भी कहती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं पूरी तरीके से शक्तिहीन हैं या पूरी तरह अधिकार, प्रभाव, संसाधनों से वंचित हैं। इस व्यवस्था की खास बात इसकी विचारधारा है, जिसके तहत यह विचार प्रभावी रहता है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है और महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण है या होना चाहिए। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के तौर पर देखा जाता है। अब हम लोग इसके भौतिक आधार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पितृसत्ता एक व्यवस्था के रूप में किस तरीके से काम करती है, इस बात को समझने के लिए इसकी विचारधारा को अहम माना गया है। विचारधारा के तौर पर पितृसत्ता की व्यवस्था का मुख्य पहलू महिलाओं में सहमति पैदा करता है। इसके तहत महिलाएं पितृसत्ता को बनाए रखने में मदद करती हैं, क्योंकि समाजीकरण के जरिए वो खुद पुरुष वर्चस्व को आत्मसात करके उसके प्रति अपनी सहमति देते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें कहीं ना कहीं महिला की स्वीकृति से ही ये सब चीज़ें होने लगती है। चलिए, पितृसत्ता में अगर मैं कंक्लूजन रूप में एक बात कहूँ तो यहाँ पे पितृसत्ता में महिलाएं जो हैं दोयम दर्जे की नागरिक होती हैं। पितृसत्ता में महिलाओं को शक्ति और वर्चस्व के साधनों से वंचित करने पर उनकी सहमति आसानी से हासिल कर ली जाती है, और जब महिलाएं पितृसत्ता के इशारों पर ज़िंदगी जीने लगती है तो उन्हें वर्गीय सुविधाएं मिलने लगती है और उन्हें मान सम्मान के तमगों से भी नवाजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं पितृसत्ता के कायदे कानूनों और तौर तरीकों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देती हैं, उन्हें बुरा करार दे दिया जाता है और उन्हें उनके पुरुषों की संपत्ति और सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाता है। पितृसत्ता के काम करने का ये तरीका पहले महिलाओं को दो अलग अलग खेमे, अच्छी और बुरी, है ना, को देखती, जो कि पितृसत्ता को सहमति नहीं देती, में बांटकर इन दोनों के बीच कभी खत्म न होने वाले प्रतिस्पर्धा को खेल शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ मैन, मतलब अर्थात पुरुषों का शासन। तो जाहिर सी बात है पितृसत्ता के अंतर्गत जो है पुरुष प्रधान होता है और उसी का शासन होता है, उसके नीचे जो है महिला दबी होती है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट मैन टू मैन। इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब प्रॉपर्टी है या फिर जो कहना चाहिए संपत्ति का अधिकार है, वो एक मैन टू मैन ट्रांसफ़र होता है। तीसरा हम लोग बात करते हैं टोटल कंट्रोल ऑफ फादर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे
पूर्ण रूपेण जो अधिकार है या नियंत्रण जो है वो पुरुषों पर होता है, पिता पर होता है, पिता के बाद पुत्र पर होगा, फिर उसके पुत्र पर होगा। सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस के अंतर्गत सामाजिक मान्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे समाज में ही यह मान लिया गया है कि जो पुरुषों की सत्ता जो है अहम है और वही जो है इसको जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर सकता है। बायोलॉजिकल बेसिस, जीव वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत भी हम बात करें तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है, पितृसत्ता के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बायोलॉजिकली भी यहाँ पे यह चीज़ देखा जाता है कि एक जो है अधिक शक्तिशाली या सुदृढ़ है और एक जो है कमज़ोर है, ये चीज़ हमको प्रतीत होता है। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं इज़ अ नेचुरल स्टेज, ये एक प्रकार की प्राकृतिक अवस्था के रूप में इसको देखा जाता है, जिसमें पिता या पितृसत्ता को काफ़ी अहमियत वहाँ पे मिलता है। सातवें पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे महिला के द्वारा ही सहभागिता या सहमति प्रदान की जाती है, जिस कारण से पितृसत्ता जो है इतने चरम अवस्था पर पहुँच चुकी है। अवे फ्रॉम रिसोर्सेज, अवे फ्रॉम रिसोर्सेज से मतलब यहाँ पे ये है कि महिलाएं जो है सभी प्रकार के संसाधन, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, संपूर्ण प्रकार के रिसोर्सेज से वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन सब पे अधिकार और हक जो होता है वो पुरुषों का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पैतृकवादी सॉरी परोपकारी पितृसत्ता। परोपकारी पितृसत्ता के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पे अच्छे और बुरे वाला जो हमने पॉइंट देखा था बिल्कुल ये उससे मैच खाता है कि यदि वो पितृसत्ता के नियम कायदे कानून को मानती है तो जाहिर सी बात है उसको मान सम्मान मिलेगा, और अगर नहीं मानती है तो फिर उसको संपत्ति या अन्य चीज़ों से भी बेदखल कर दिया जाएगा। उसके बाद 10वां पॉइंट है हमारा वेरियस बॉन्डेज, अन्य प्रकार की वर्जनाएँ। इसमें क्या है, बहुत सारे बंधन से जो है महिलाएं बंध चुकी होती हैं, जिस कारण से वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करती और कहीं ना कहीं पितृसत्ता में वो दबते चली जाती हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। तो भारतीय समाज को पितृसत्ता की व्यवस्था के तहत ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का समाज जो है जाति व्यवस्था पर आधारित है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की यह खासियत रही है यह कि समाज के हर सदस्य को एक बराबर न मानकर ऊंचा या नीचा मानते हैं। इस तरीके से पितृसत्तात्मक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के हमेशा विपरीत रही है। इसमें जाति, लिंग, वर्ण, वर्ग, धर्म जैसे भेद से ऊपर एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को अपनाकर मानवीय गरिमा को सबसे ऊपर माना गया है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो महिलाएं हैं उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पितृसत्ता कहाँ है। एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हर पल पितृसत्ता के अलग अलग रूपों से रूबरू होती हैं। अब बात चाहे तरह तरह के आधारों पर भेदभाव की हो या आज़ादी में बिना वजह कटौती और सुविधाओं में भारी कमी की हो, ये सभी पितृसत्ता के ही पहलू हैं। पितृसत्ता में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक होती हैं, जहां एक तरफ उन्हें घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम जिम्मा लेना होता है, वहीं दूसरी ओर घरेलू व्यवस्था में उनका प्रभाव और सम्मान उतना ही कम होता है। साथ ही उन्हें आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधीनता, दमन, उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं महिला के अनुसार जो है पितृसत्ता का जो रूप है वो बदल जाती है। अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन रूप में कहूँ तो महिलाएं अगर कामकाजी हैं, है ना, भले वो किसी भी जाति या धर्म के हों, अगर वो कामकाजी हैं तो उनको जो है अधिक से अधिक अर्थ या पैसा कमाने के लिए दबाव डाला जाएगा, शोषण किया जाएगा, और यदि वो कामकाजी नहीं है तो उसको घर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों में हमको अंतर देखने को मिलता है, और दोनों ही प्रकार का शोषण यहाँ पे समाज में मौजूद है। जो किसी खास वर्ग, जाति, धर्म या कबीले से ताल्लुक़ रखती है ना, उन्हें उनके अनुसार पितृसत्ता के शोषण दमन के तरीक़ों में बदलाव आ जाता है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, अक्सर यहाँ पे पुरुषों को देखते या कहते आप सुने होंगे कि क्या हमको महिलाओं को अधिकार या समानता देनी चाहिए। तो इस आधार पे हमको बात करना है कि भाई वो कौन होते हैं उनको अधिकार या समानता प्रदान करने वाले, है ना भाई। ये तो जो है एक प्राकृतिक चीज़ है, वो भी इसी धरती पे जन्मे एक जीव हैं, जो जितना हक हमारा है इस पृथ्वी पर, इस जगह पर, उतना ही हक उनका भी है ना। तो इस तरीके से कंक्लूजन रूप में हम कह सकते हैं कि पितृसत्ता जो है उसका अंत करना चाहिए। और ये अंत कैसे होगा, तो आप बिल्कुल जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है अभी तराजू के दो पलड़े, जिसके अंतर्गत एक तरफ महिला है एक तरफ पुरुष है, इसमें आप देखेंगे कि दोनों जो है बियॉन्ड रखे गए हैं, इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है पितृसत्ता का जो अंत है वो कैसे हो सकता है, मातृसत्तात्मक
जो व्यवस्था है वैसा करके, और साथ ही साथ इन दोनों को बराबर हक और अधिकार प्रदान कर दें। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।